नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. सुप्रभात बाल मित्रों, कैसे हो? मजे में न सब? बच्चों, आज हम फिर से आपके पास एक नए टॉपिक के साथ मिलने के लिए हाजिर हो गए हैं. बच्चों, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर ऋतुओं का सुंदर क्रम हमें देखने को मिलता है. हर एक ऋतुओं का अपनी एक महत्व होता है. आज हम वसंत ऋतु के बारे में देखें तो अभी का जो मौसम है वसंत ऋतु का है. वसंत ऋतु में चारों तरफ प्रकृति है, उसमें बाहर आ जाती है. पूरी प्रकृति है वो पूरी तरह से सुंदर हो जाती है, उसका सौंदर्य है वो निखार आ जाता है. क्यों जानते हो बच्चों? क्योंकि वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है. इस ऋतु में वसंत ऋतु है, वसंत ऋतु में प्रकृति पूरी तरह से खिल जाती है और प्रकृति इतनी ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है, इतनी ज़्यादा सुंदर कि वह हमारा मन मोह लेती है. अब यह प्रकृति के दर्शन हर एक लोग करते हैं. हर एक व्यक्ति है इस प्रकृति के इस सौंदर्य को निखारना चाहता है. परंतु बच्चों, जानते हो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसे इस प्रकृति से कोई भी लेना देना नहीं होता है. वह कौन है? वह है हमारे वीर सैनिक है. उनके लिए कौन सी ऋतु कब है, किसकी कितनी ज़्यादा सुंदरता है, उसका उनके लिए कोई भी महत्व नहीं होता है. वह तो केवल देश की सीमा पर खड़े रहकर उसकी रक्षा करने में ही अपना धर्म समझते हैं. उन्हें इन सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है. वह तो देखते हैं कि किस तरह से अगर कोई दुश्मन हमारे देश के अंदर आने का प्रयास करे तो हम उन्हें किस तरह से रोकें और उनको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें. केवल उनके दिमाग में यही एक प्रश्न चलता रहता है. वह हमारी सीमा पर चौकन्ने होकर, सतर्क होकर, सावधान होकर पहरा देते हैं. तभी तो हम अपने देश के अंदर सुखपूर्वक यहाँ पर सोते रहते हैं. तो हमारी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा एक कविता बताई गई है, लिखी गई है. उसमें यह बात हमें समझाई गई है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए. वसंत ऋतु तो सबके लिए है, परंतु वीरों के वसंत की कौन सी खासियत है, यह बात इस कविता में समझाई गई है कि जिस प्रकृति का लोग सुंदरता का रस पान करते हैं, ऐसे समय में हमारे वीर सैनिकों के लिए इस प्रकृति का कोई भी महत्व नहीं है. वह तो केवल और केवल अपने दुश्मनों को पछाड़ने में और अपने दुश्मनों को हराने में ही अपनी रुचि रखते हैं. और वह जानते हैं कि जो अनीति करते हैं, जो अन्याय करते हैं, इनके ऐसे लोग जो हमारे जो दुश्मन हैं, उनकी नज़र में उनके सिवा और कुछ भी नहीं होता है कि हम उन्हें किस तरह से मार गिराएं. उन्हें बाग बगीचे के जो फूल खिले हैं उनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है. वह तो चाहते हैं कि अपनी रणभूमि में अर्थात युद्ध की भूमि में वह अपनी शौर्यता के यानी शूरता के, अपनी बहादुरी के, अपनी हिम्मत के नए नए फूल खिलाते रहे. तो बच्चों, आज हमारी कविता कौन सी पढ़ेंगे हम? वीरों का कैसा हो वसंत. इस कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है. हम उनका परिचय प्राप्त करते हैं. तो बच्चों, लेसन नंबर 22 वीरों का कैसा हो वसंत पढ़ते हैं. इनकी लेखिका का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान. उनका जन्म सन 1904 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1948 में हुई थी. अब हम उनका जीवन परिचय देखते हैं. सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में ठाकुर रामनाथ के घर हुआ था. कास्थवेल गर्ल्स कॉलेज में आपने शिक्षा प्राप्त की. आपका विवाह खंडवा निवासी लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ संपन्न हुआ.
सुभद्रा कुमारी चौहान ने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपना अध्ययन यानी अपनी पढ़ाई छोड़ दी और पति को भी देश सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। अर्थात उन्होंने स्वयं तो असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी, परंतु उन्होंने अपने पति को भी प्रोत्साहित किया कि वह भी इस आंदोलन में भाग ले। सन 1947 ईस्वी की 15 फरवरी को जबलपुर के समीप एक कार दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। देहांत होना यानी उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पर हुई? 15 फरवरी को जबलपुर के निकट यानी समीप में एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। सुभद्रा कुमारी चौहान न केवल स्वतंत्रता सेनानी रही है, वरन उन्होंने साहित्य सृजन भी विपुल मात्रा में किया है। अर्थात साहित्य का सृजन भी बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने किया है। मुकुल व त्रिधारा इनके काव्य संग्रह हैं। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, मुकुल कहानी संग्रह है। बिखरे मोती नामक पुस्तक पर उन्हें सक्सेरिया पुरस्कार प्रदान किया गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान की भाषा शैली सरल और बहुत ही ज़्यादा सुबोध है, मतलब निर्मल है, निर्दोष है और सरल है। उनकी भाषा है वो हर कोई समझ सकता है। यह कविता है किससे परिपूर्ण है? वीर रस से परिपूर्ण कविता है। वीरों का कैसा हो वसंत। इस कविता में वीरों की शूरवीरता को प्रोत्साहित करते हुए उत्तम काव्य की रचना की है। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं की पुकार कह रही है कि बह रही है और चारों तरफ से पुकारें आ रही है। पर्वत, हल्दी घाटी, सिंहगढ़ के तैनात हो गए हैं तो वीरों का कैसा हो वसंत कहकर कवित्री ने शूरवीरों का उत्साह बढ़ाया है कि हर एक लोगों का वसंत होता है, परंतु वीर लोगों का वसंत है वो कैसा होना चाहिए, इस कविता में प्रस्तुत किया गया है। बच्चों, अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, है उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम वो नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, बधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वेर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भर रही कोकिला इधर तान, मरु बाजे पर उधर गान, है रंग और नर का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, एक कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला दे अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भूषण और अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बधी स्वच्छंद है नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ पर कवित्री वीरों के वसंत को किस तरह से है यह हमें समझाने का प्रयास किया गया है। कवि चंद्रराय और भूषण जैसे कवि हैं, वह आज हमें इस वसंत को उनके वीरों की गाथा सुनाने के लिए हमारे पास मौजूद नहीं है। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमारी कलम अर्थात हमारी लेखनी भी स्वतंत्र नहीं है कि वो हमें वीरों के बारे में बता सके। तो कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने यही बात कही है कि ऋतुओं है उसका सौंदर्य है वो हर सबके लिए है, परंतु वीरों के लिए वह वसंत कैसा होगा यह यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों, हम इस कविता का शब्दार्थ सहित भावार्थ भी देखेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम कविता का
शब्दार्थ सहित भावार्थ देखते हैं। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, है उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अब हिमाचल यानी हिमालय पर्वत, उदधि यानी सागर समुद्र दरिया, प्राची यानी पूर्व दिशा, भू यानी धरती भूमि, नभ आकाश गगन आसमान, दिगंत यानी दिशाओं के छोर। ओके, तो अब हम इन लाइनों का शब्दार्थ सहित शब्दार्थ देखें। अब हम भावार्थ देख रहे हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत। हिमालय पर्वत है वो बार बार पुकार कर पूछ रहा है, और सागर है वो गरज कर पूछ रहा है। एक तरफ से पूर्व से और पश्चिम से आने वाली हवाएं दिशाएं, पूर्व पश्चिम की दिशा, धरती आकाश, यह बार बार एक ही बात पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा है। सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत मतलब दिशा और दिशाओं के छोर, सभी केवल एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत, अर्थात वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी लाइन है, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ पर मधु यानी शहद, एक होता है शहद, शराब और मदिरा, इसके 3 अर्थ होते हैं। कौन कौन से? तो मधु का अर्थ होता है शहद, शराब और मदिरा। अब होता है वधु यानी विवाह के लिए तैयार कन्या, वसुधा यानी पृथ्वी, कंत यानी स्वामी, कोकिला यानी कोयल। ओके, अब हम इन लाइनों का शब्दार्थ आपने देखे, अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। फूली सरसों ने दिया रंग, अर्थात वातावरण में, प्रकृति में सरसों है वो पीले रंग की होती है, तो पूरी तरह से फूल गई है, मतलब उसकी फसल पूरी तरह से तैयार हो गई है। मधु लेकर पहुंचा अनंग यानी यहाँ पर कामदेव है, कामदेव अपनी मदिरा लेकर यहाँ पहुंच गए हैं। बच्चों जानते हो कामदेव है, कामदेव अपने बाण से पूरी प्रकृति में इतनी ज़्यादा सुंदरता भर देते हैं कि लोग उसकी तरफ मोहित हो जाते हैं। तो यहाँ पर कामदेव है वह अपनी सुंदरता रूपी मदिरा लेकर यहाँ पर पहुँच गए हैं। वसुधा पुलकित अंग, हमारी धरती है वह नववधू की तरह पूरी तरह से खूब ज़्यादा उसका अंग शरीर का एक एक हिस्सा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि धरती पर चारों तरफ सुंदरता बिखरी पड़ी है। परंतु है वीर वेश में किंतु कंत, परंतु इस सुंदरता से, इस प्रकृति के मोह में से केवल वही पुरुष है, जो वीर पुरुष है वो बचे हैं। वह तो वीरों का वेश धारण करके पूरी तरह से तैयार खड़े हैं और लोगों को यह बताना चाहते हैं कि वीरों का वसंत कैसा होता है। उसके बाद की लाइनें देखें, भर रही कोकिला तान, मरु बाजे पर उधर गान, है रंग और रण में विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कोकिला यानी कोयल, मरु यानी रेगिस्तान, रण यानी युद्ध का मैदान, विधान यानी तरीका। अब यहाँ पर कवित्री क्या कहना चाहती है कि एक तरफ
वातावरण में सुंदरता है और कोयल की गान, कोयल की तान है वो प्रकृति में चारों तरफ सुनाई दे रही है। और एक तरफ है युद्ध में मरु यानी रेगिस्तान में बाजे, किसके गान हो रहा है, युद्ध भूमि पर युद्ध के गान गीत हमें सुनाई दे रहे हैं। एक तरफ प्रकृति की सुंदरता है जो पूरी तरह से खिल उठी है, तो दूसरी तरफ है क्या है, युद्ध का मैदान तैयार है। और किस तरह से वह तैयार होकर बता रहे हैं। मिलने आए हैं आदि अंत, मानो ऐसा लगता है कि प्रकृति, एक तरफ प्रकृति की सुंदरता है और दूसरी तरफ युद्ध के मैदान की तैयारी है। दोनों जीवन के दोनों पहलू एक साथ सामने आकर खड़े हो गए हैं और पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होगा। अब हम उसकी बात की लाइनें हैं, उसका शब्दार्थ सहित भावार्थ देखेंगे। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग। हे कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अब यहाँ पर अतीत यानी बीता हुआ, मौन यानी चुप्पी, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र मतलब दिल्ली के पास का वह मैदान जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी वह रणभूमि है जहाँ पर राणा प्रताप और अकबर के बीच के युद्ध हुआ था, उनकी सेनाएं यहाँ पर लड़ी थी। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। हे अतीत अब तुम चुप क्यों हो। कवि कहते हैं हे अतीत अब तुम चुप मत रहो, तुम वीरों का वसंत कैसा है उसका असली रूप तुम बता दो। हे लंके तुम बता दो कि तुम हनुमान ने तुम्हें क्यों आग लगाई थी। एक कुरुक्षेत्र, हे कुरुक्षेत्र तुम अब जाग जाओ और बताओ कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। तुम सबको बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होगा। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, अतीत से कहते हैं कि अब तुम चुप मत रहो, तुम अपने मौन का त्याग कर दो, अर्थात तुम अपनी चुप्पी को तोड़ दो और बताओ कि वीरों का वसंत, असली वसंत कैसा होना चाहिए। और लंका से कहते हैं हे लंका अब तुम भी बता दो कि तुम में हनुमान ने आग क्यों लगाई थी। और कुरुक्षेत्र से कहते हैं कि हे कुरुक्षेत्र अब तुम जाग जाओ और बतलाओ कि यहाँ पर महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। तुम सबको बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। अब उसके बाद की लाइनें देखें। हल्दी घाटी के शिलाखंड, एक दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अब यहाँ पर राणा, मेवाड़ के राणा प्रताप, ताना यानी तानाजी, शिवाजी के मित्र और उनके सेनापति, स्मृतियां यादें। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि हल्दी घाटी के पत्थर, शिलाखंड मतलब बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े, जो उसे कहते हैं हम क्या कहेंगे शिलाखंड। हल्दी घाटी के पत्थरों में और सिंहगढ़ के मजबूत किले हैं, तुम पर महाराणा प्रताप और तानाजी के स्वाभिमान को याद करने का समय, उनकी यादें हैं वो ताजा करने का समय आ गया है। और बतला दो कि वीरों का वसंत कैसा होगा। बच्चों आप जानते हो कि महाराणा प्रताप ने किस तरह से हल्दी घाटी में अकबर के साथ युद्ध किया था। उसी तरह सिंहगढ़ पर विजय प्राप्त करने के लिए तानाजी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि हल्दी घाटी के जो पत्थर है और सिंहगढ़ के जो मजबूत किला है उस पर आज महाराणा प्रताप और तानाजी का स्वाभिमान है, उसको याद करने का समय है, उन यादों को ताजा करने के समय है और यह बतलाने का समय है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। अब हम उसके बाद की लाइनें देखते हैं।
भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भूषण कवि है, वह वीर रस के कवि थे। चंद दरबाई वह भी वीर रस के कवि हैं। छंद यानी काव्य रचना, स्वच्छंद यानी पूरी तरह से स्वतंत्र, हंत यानी दुर्भाग्य और घमंड यानी अभिमान। यहाँ पर कवि कहते हैं कि आज भूषण और चंदरबाई जैसे कवि हैं जो वीर रस के कवि हैं, आज यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ऐसे छंदों की, ऐसे काव्यों की रचना नहीं हो सकती है कि जिसे सुनकर हमारे शरीर में बिजली सी कौंध जाती है या बिजली हमारे शरीर में भर जाए, ऐसे कवि की रचनाएं आज नहीं हैं। ऐसे कौन से कवि थे जिनकी रचनाएं लोगों के शरीर के अंदर बिजली पैदा कर देती थी? वह कवि भूषण और कवि चंदरबाई थे, जिनकी काव्य रचना है जो लोग सुनते थे तो उनके शरीर में बिजली सी दौड़ जाती थी। आज ऐसे कवि हमारे बीच में नहीं है। तो इस तरह की कविताएं कौन लिखेगा? इसके अतिरिक्त, इसके अलावा हमारे कलम यानी हमारी लेखनी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, पाबंदी लगा दी है कि हम स्वतंत्र तरीके से पूरी तरह से खुलकर कुछ भी नहीं लिख सकते हैं और लिखना हमारे लिए संभव भी नहीं है। तो यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो हमें कौन बताएगा कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए? हम पुराने समय में जो कवि है, कवि अपनी कविताओं में इस तरह से वीर रस डालकर कविता लिखते थे कि लोगों के शरीर के अंदर एक उत्साह जागृत हो जाए, वीरता पैदा हो जाए। ऐसे कवि आज हमारे बीच नहीं है, जिसके कारण इस प्रकार की कविताएं हमें मिल ही नहीं रही है। तो उनके इस कविताओं का हमारे पास ना होना, उन कवि का हमारे पास ना होना बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। तो अब हमें कौन बताएगा कि वीरों का वसंत कैसा होगा? यहाँ पर कविता में वसंत ऋतु का और वीरों के बारे में बताया गया है कि एक तरफ वसंत ऋतु अपनी पूर्वबहार पर है तो दूसरी ओर युद्ध के बाजे बज रहे हैं। तो सभी दिशाओं से केवल एक ही पुकार हो रही है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। Thank you for joining us.